हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड के 2 दिसंबर 2019 के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इन विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लिव्स ऑफ द पीपुल आर एक्सप्लोर्ड। किस क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में कोई रिसर्चर किसी पर्सन की स्टोरी सुनाकर पर्सन की लीव्स या ज़िंदगी को डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एथनोग्राफिक रिसर्च, ऑप्शन नंबर 2 ग्राउंडेड थ्योरी, ऑप्शन नंबर 3 सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन या फिर ऑप्शन नंबर 4 नैरेटिव रिसर्च। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च के अंदर कोई रिसर्चर किसी पर्सन की स्टोरी सुनाकर पर्सन की लीव्स या जिंदगी को डिस्क्राइब करता है। नैरेटिव रिसर्च में रिसर्चर किसी सिंगल पर्सन पर फोकस करके डेटा को कलेक्ट करता है और एक्सपीरियंस की रिपोर्टिंग भी करता है। साथ ही साथ उस एक्सपीरियंस के रिस्पेक्ट में प्रॉपर मीनिंग निकालता है ताकि उसके द्वारा सही रिपोर्टिंग की जा सके। तो आइए हम लोग अपने अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है हमारा एथनोग्राफिक रिसर्च। जब कोई रिसर्चर किसी कल्चर की स्टडी करता है तो उसे हम लोग एथनोग्राफिक रिसर्च बोलते हैं। एक हमारी होती है ग्राउंडेड थ्योरी। जब कोई रिसर्चर अपने रिस्पोंडेंट से इंटरव्यू या शेड्यूल के थ्रू डेटा को कलेक्ट करता है और जो डेटा उसने कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे कोई वो थ्योरी जनरेट करता है तो उसे हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन नंबर 2 अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन नंबर 3 एक्शन रिसर्च या फिर ऑप्शन नंबर 4 इवैल्यूएशन रिसर्च। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च हमारा साइक्लिक इन नेचर होता है। तो आइए हम लोग एक्शन रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एक्शन रिसर्च को सबसे पहले 1990 में कर्ट लेविन द्वारा डिफाइन किया गया था। एक्शन रिसर्च को हम लोग साइकिल ऑफ एक्शन और साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं। जो हमारा एक्शन रिसर्च होता है ये अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट होता है और एक्शन रिसर्च से हमारा जो रिजल्ट आता है उसको हम ब्रॉड लेवल पे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। और जो हमारी एक्शन रिसर्च होती है ये हमारी प्रैक्टिशनर द्वारा यूज़ की जाती है और इसका जो स्कोप होता है वो लोकल लेवल तक सीमित होता है। तो आइए इसका कुछ प्रोसेस होता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्शन रिसर्च का प्रोसेस क्या है। एक्शन रिसर्च के 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्ट करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हमने जो प्लान क्रिएट किया है उस प्लान में अगर किसी भी तरह की कोई कमी होती है तो हम रिवाइज्ड प्लान करते हैं और हमारे 3 स्टेजेस पिछले वाले ही होंगे। दैट मीन्स फिर एक्ट होगा, फिर ऑब्जर्व होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा। अगर इसके बाद भी हमारे प्लान में किसी भी तरह की कोई कमी होती है तो फिर हम रिवाइज प्लान करेंगे। उसके बाद का प्रोसेस हमारा वही चलेगा जो हमारा पहले चलता है। दैट मीन्स एक्ट आएगा, फिर ऑब्जर्व आएगा, फिर रिफ्लेक्ट आएगा। तो आई होप आपको एक्शन रिसर्च के प्रोसेस क्लियर हुए होंगे। तो आइए हम लोग अपने अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। जो हमारी फंडामेंटल रिसर्च होती है इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज में कोई न्यू नॉलेज ऐड करनी हो या फिर हमें कोई थ्योरी बिल्डिंग करनी हो तो वहाँ पे हम लोग फंडामेंटल रिसर्च का यूज़ करते हैं। एक होती है हमारी अप्लाइड रिसर्च। जब हम फंडामेंटल रिसर्च से कोई थ्योरी जनरेट करते हैं और उसकी जब हम रियल लाइफ में एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द 2 सेट गिवन बिलो इन विच सेट 1 मेंशन्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड सेट 2 देयर प्रॉपर्टीज़। गैस आपको सेट 1 में लेवल ऑफ मेजरमेंट दिया गया हुआ है और सेट 2 में उसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। तो आपको सेट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को सेट 2 में दी गई प्रॉपर्टीज से मैच करना है। तो इसको मैच करने से पहले हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ स्केल होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 4 तरह के स्केल होते हैं। एक होता है हमारा नॉमिनल स्केल, एक होता है हमारा ऑर्डिनल स्केल, एक होता है हमारा इंटरवल स्केल और एक होता है हमारा रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल की कमी को दूर करने के लिए ऑर्डिनल स्केल लाया गया था, ऑर्डिनल स्केल की कमी को दूर करने के लिए इंटरवल स्केल लाया गया था और इंटरवल स्केल में कुछ कमी थी उसको दूर करने के लिए हम रेशियो स्केल का यूज़ करते हैं।
नॉमिनल स्केल के अंदर हम चीज़ों को कैटेगराइज और क्लासीफाई करते हैं ओनली, बट इसमें एक कमी ये थी कि इसमें हम चीज़ों को ऑर्डर में डिफाइन नहीं करते हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम ऑर्डिनल स्केल को लाए। ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम सबसे पहले चीज़ों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे और उसको क्लासीफाई करेंगे, और उसको क्लासीफाई करने के बाद उसको रैंक या ऑर्डर में डिफाइन करेंगे। बट ऑर्डिनल स्केल में हमारी एक कमी थी कि जो हम चीज़ों को ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं उनके बीच का डिफरेंस हमें नहीं पता होता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम इंटरवल स्केल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हम सबसे पहले चीज़ों को क्लासीफाई और कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, उसके बाद उस जो कैटेगरी हमने बनाई है उसको ऑर्डर में डिफाइन करेंगे, ऑर्डर को डिफाइन करने के बाद उसको इक्वल डिस्टेंस में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारी होगा इंटरवल स्केल की प्रॉपर्टीज़। बट इंटरवल स्केल में हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती है, तो ये इसकी कमी थी, और इस कमी को दूर करने के लिए हम रेशियो स्केल का यूज़ करते हैं। तो रेशियो स्केल के अंदर सबसे पहले हम चीज़ों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद उसको हम रैंक प्रोवाइड करेंगे, रैंक प्रोवाइड करने के बाद उन दोनों के बीच का इक्वल डिस्टेंस लेंगे, इक्वल डिस्टेंस लेने के बाद उसकी फाइनल वैल्यू आखिरी में 0 आएगी। तो आइए अब हम इसको मैच करते हैं। नॉमिनल स्केल पे मैंने बताया कि हम चीज़ों को क्लासीफाई और कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, तो नॉमिनल स्केल का मैच हो जाएगा पहले का तीसरा। ऑर्डिनल स्केल में मैंने बताया कि हम चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे और उसको हम रैंक या ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे, तो दूसरे का हो जाएगा हमारा चौथा। इंटरवल स्केल में मैंने बताया कि सबसे पहले हम चीज़ों को क्लासीफाई या कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम उसको ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम इक्वल यूनिट्स में उसको डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स हमारा तीसरे का हो जाएगा दूसरा, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर और इक्वल यूनिट। रेशियो स्केल में मैंने बताया सबसे पहले हम चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद हम उसको ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके बीच का इक्वल डिस्टेंस लेंगे, और अंत में इसमें जो वैल्यू आती है वो एब्सोल्यूट 0 होती है। तो चौथे का हमारा हो जाएगा पहला, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल यूनिट एंड एब्सोल्यूट 0 वैल्यू। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ होगा। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा हमारा वो होगा पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। दैट मीन्स 3, 4, 2, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड employed in research the units comprising the sample are given equal and independent chances। रिसर्च में ऐसा कौन सा सैम्पलिंग मेथड है जिसमें सैंपल के सेलेक्ट होने के इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेज सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर 2, क्लस्टर सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर 3, डायमेंशनल सैम्पलिंग, या फिर ऑप्शन नंबर 4, स्नोबॉल सैम्पलिंग। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स क्लस्टर सैम्पलिंग। हमारे पास दो तरह की सैम्पलिंग होती है, एक होती है हमारी रैंडम सैम्पलिंग और एक होती है हमारी नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हमारे जो सैंपल होते हैं उनके सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं, और एक होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग जिसमें रैंडम के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस नहीं होते हैं। तो आइए हमारे पास कुछ रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के कुछ मेथड होते हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया सैम्पलिंग हमारे दो टाइप्स की होती है, एक होती है रैंडम सैम्पलिंग और एक होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें सैंपल के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं, और इसमें हमारे पास कई तरह के मेथड होते हैं, जिसमें से पहला हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, दूसरा हमारा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड, तीसरा है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड, चौथा है हमारा क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें सैंपल्स के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं होते हैं। इसके भी हमारे कई मेथड होते हैं, जिसमें से पहला मेथड है हमारा कोटा मेथड, दूसरा परपोजिव, तीसरा है वॉलंटियर और चौथा है हमारा हैप्पैजार्ड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसे हम लोग कन्वीनियंस नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स बिकम्स रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च के किस स्टेज में रिसर्च एथिक्स को सबसे ज़्यादा रेलिवेंसी मिलती है? यहाँ पे कहते हैं आपको कुछ स्टेटमेंट या पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, आपको इनके बेसिस पे अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स सी और डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स रिसर्च के
हाइपोथेसिस टेस्टिंग और डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के स्टेज में हमारा रिसर्च एथिक्स को कंसीडर किया जाता है। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।